नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के एक खत सामने आया है और उस खत से पावर गैलरी में खलबली मच गई है। वो खत जो है वो खत एड्रेस किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय जजों को, सभी स्टेट हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस को, सभी संबंधित जजों को, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, सभी बड़े छोटे सभी राजनीतिक पार्टी के प्रेसिडेंट को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, नामचीन जितनी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी, उसके सेकंड इन कमांड जो भी हैं उनको, और चीफ सेक्रेटरी को, सरकार के चीफ सेक्रेटरी को, स्टेट के सभी चीफ सेक्रेटरी को, और ये सारा इसमें सबको संबोधित है ये पत्र। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खत कितना महत्वपूर्ण है। अब इस खत के मजमून में क्या है, किसने लिखा है ये खत, और क्यों मची है पावर गैलरी में खलबली। खत बहुत विस्तार से है, बहुत एकेडमिक है, बहुत दार्शनिक है, ऐतिहासिक है, समीचीन है और भविष्य की बड़ी रूपरेखा है इस खत में। अगर ये खत ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, इसके जो मजमून है उसको अगर ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया गया, हमारा, आपका और देश का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो जिन्होंने इस खत को लिखा है, संयोग बस वो हमारे साथ हैं और उनके साथ जो कानून की लड़ाई में हमारे साथ लंबे समय से जुड़ते हैं और तकरीबन हर छोटे बड़े मुद्दे पर आप उनको देखते हैं। दोनों एडवोकेट आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं खत की कॉपी भी भेजता हूं ताकि ये खत भी हम दिखा सकें स्क्रीन पे। एक सेकेंड रुकिए। और ये पूरा जो ओपन लेटर है ये भी अगर चाहें तो बातचीत के दौरान हम दिखा सकते हैं। हाँ, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडवोकेट घनश्याम ओझा जी और घनश्याम उपाध्याय जी। घनश्याम ओझा, क्योंकि ओझा जी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। तो सीनियर एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी और सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल जो बातचीत हुई है उसके बारे में जो हमें लोगों ने संदेश भेजे हैं और कल के वीडियो पे जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, आपने, मेरे ख्याल से घनश्याम जी आपने भी देखा होगा और आदरणीय नीलेश जी ने भी देखा होगा। कई लोगों के फोन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आए और उनके मैसेज का जवाब ही मैं दे रहा था और उनके फोन का जवाब भी दे रहा था कि इस बीच में मुझे किसी ने फोन करके कहा कि साहब एक खत भी आ गया है, और वो खत तो बहुत ही, और आपने मुझे ये खत बाद में भेजा, जब मैंने आपसे जिक्र किया तब ये खत मिला। लोगों ने मुझे बताया कि साहब एक खत आया है जो सभी लोगों को संबोधित है, और फिर उन्होंने कॉपी भेजी। फिर जब मैंने आपसे चर्चा की तो आपने भी कॉपी भेजी। अब मैं हैरान हूं घनश्याम जी, ये खत आपने कल भेजा है और ये
हर जगह उपलब्ध है। जो भी सुधी कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनके पास यह खत पहुंच गया है। इसका मतलब जिस किसी के भी, इतने लोगों को आपने संबोधित किया है इस खत को, कहीं ना कहीं उन्होंने इसे ओपनली कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी ग्रुप में लीक किया है और यह खत आया है। अब यह खत जो आपने लिखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि यह सीधे ऑन एयर विदाउट एनी एडिट, सिंगल कॉमा फुल स्टॉप मैं आपसे बात करूं और हू बहू जनता के बीच आपके इस खत को ले जाऊं और इसके मजमून के बारे में देश को बताऊं कि यह कितना महत्वपूर्ण खत है और आपको यह खत लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी घनश्याम जी। आशुतोष जी के खत लिखने के पहले मैंने बहुत सारे लेटर मैंने अथॉरिटीज को, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हमने कई सारे, इससे पहले लेटर हम लिख चुके थे। और लेटर में हम उनको अवगत कराया था कि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, इसमें ओवरऑल बहुत बड़े इसके चेंज की जरूरत, सुधार की जरूरत है। और अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अगर इसमें कुछ नहीं किया गया, एक समय ऐसा आएगा कि जनता रोड पे आएगी और आपका जो ऑनर, रिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट कुछ नहीं चलने वाला है और आप कहीं के नहीं रहोगे और अल्टीमेटली देश सफर करेगा। देखिए क्या होता है, मर्यादा की एक सीमा होती है। जब हमारा संविधान बना था तो न्यायपालिका को इतना, जो देखिए आपने सुना होगा, लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में कंसेप्ट मेरे ख्याल से होगा कि जजेज को और डॉक्टर को द्वयम ईश्वर बोलते हैं। द्वयम ईश्वर मतलब दूसरा ईश्वर। भगवान के बाद अगर किसी का जगह अगर समाज में है तो लोग उसको जज को देखते हैं। जज को हम लोग माई लॉर्ड बोलते हैं, लोग माई लॉर्ड बोलते हैं ना। लॉर्ड किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि देश का कोई कॉमन आदमी रहे, आम आदमी रहे, आपका पारिवारिक समस्या रहे या कोई सरकार से कोई समस्या रहे या कोई दोस्ती दुश्मनी रहे, कहीं भी कुछ भी होता है, आदमी जब तकलीफ में होता है कोई चीजें, तो अल्टीमेटली उसको रास्ता कोर्ट का दिखता है। चलो कोर्ट में हम जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। अगर कोर्ट ही जिस तरह से हमारी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम देश में चलेगा, कोर्ट ही ऐसा फंक्शन करना शुरू करे, बताए लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो हमने इसके लेटर लिखने का पहले, देखिए मैंने 19 अगस्त को मैंने एक लेटर लिखा था 2024 को। उस लेटर में हमने देश की न्यायपालिका की व्यवस्था को हमने क्या हालत है इंडिकेट किया था और फिर मैंने उसका सॉल्यूशन बताया। हमने 15 डिमांड्स हमने लिखे थे, इसको चार्टर ऑफ डिमांड्स बोल के हमने अनेक्स किया था। और हमने बोला कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो, देश की 99% न्यायपालिका की व्यवस्था जो है कि सुधर जाएगी, करप्शन नाम का चीज, करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और सोचिए अगर न्यायपालिका सुधरेगी, वहां अच्छे लोग जाएंगे, पूरा देश सुधर जाएगा। आप देख रहे हैं कि आज देश की हालत क्या है। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं जो कि क्लीन है। बता, मैं तो दावे के साथ कहूं, कोई नेता नहीं देश का बच्चा, हमारे आपके विचार कुछ भिन्न हो सकते हैं, जो कि क्लीन है। सबका ओपन एंड शट मामला है, बता दूंगा आपको। देखिए तो ओपन सीक्रेट सबका है, बता दूंगा, सब कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। आप देखिए स्थिति ऐसी होती है कि नगर सेवक बन जाता है, जो बड़े में रहता है, अगर नगर सेवक बन जाए मुंबई से शहर में, 5 साल में उसके पास फॉर्च्यूनर कार, कितने फ्लैट, क्या क्या हो जाते हैं। ये सब क्या देश में चल रहा है बताइए, लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो हमने उसमें जो हमने डिमांड 15 मांगा था, उसमें मैंने इंडिकेट भी किया सरकार को। मैंने बोला था कि सरकार को देखो चेतना चाहिए सरकार को कि भैया वोट मांगने के लिए आपको जाना है, जज को नहीं जाना है। एक बार वो जज बन गया तो जज रिटायर होने में तब तक वो जज ही है, बता दूंगा, खास करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज। और जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली जनता आपको दोष देगी, सरकार का दोष देगी, जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो दोष देगी। और देखिए अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ तो औरंगजेब और अकबर जैसे घराने जैसे शासकों का नहीं चला, जिनकी इच्छाएं कानून थी, जिनकी इच्छाएं कानून थी, वहां कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं थी। आप देखिए चाणक्य का इतिहास देख लीजिए, आप अकबर का देखिए, औरंगजेब का देखिए, जैसे भी इस तरह से राजा कुछ हुए हैं, बता दूंगा आपको। जो तो आप एक मिनट, आप हमें एक दो उदाहरण दें जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को आपने इक्वेट किया धनानंद से या औरंगजेब से।
या शाहजहां से, देखिए मुगलिया सल्तनत से, है ना? देखिए तो आ- ऐसा कोई एग्जाम्पल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट धनानंद बराबर हो गया है? देखिए घनानंद का क्या, घनानंद यार जो देख लीजिए आप, तो क्या था, उसका अत्याचार था, उसका मतलब कि अधर्म था, उसका मनमानी व्यवहार था, उसका, उसको जो अच्छा तो लगे वही सुप्रीम किया, कोर्ट कहाँ वही अत्याचार कर कानून। रहा है? सुप्रीम कोर्ट डेली डेली बेसिस पे अत्याचार करता है। सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, हम तो रेगुलर जाते हैं, आप भी जाके देखिए, वहां पे देखने के लिए आप जाइए, गए होंगे भी, आप गए होंगे, आप देखिए भैया, बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेज बैठे हैं, हाई कोर्ट जजेज बैठे हैं, ये 90 सेकंड में, 3 मिनट्स में मैटर कैसे आप समझ जाते हैं भैया, डिसमिस कर दो 3 मिनट्स में। आप देखिए 90% एसएलपी 3 मिनट में डिसमिस होती है, मतलब वहां आपको बोलने के टाइम लगता है कलेजा आपके मुंह पे आ जाएगा, इतना घाई करते हैं लोग, बता दो ऐसा क्या आपके अंदर है भैया। और जब आप इतने होशियार हो तो जरा जज बनने के पहले का आपका बैकग्राउंड निकाल लिया जाए। आप जज बनने तो अधिकार, तो जज डायरेक्ट तो पैदा होकर जज आप नहीं बने हैं ना, जज बनने के बाद आप लॉ किए हैं, पढ़ाई किए हैं, पास हुए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, जरा आपका रिकॉर्ड निकाल लिया जाए कि पढ़ाई के टाइम में कितने होशियार थे, कितना परसेंटेज आपको आया था, आपका आंसर शीट निकाल ले लिया जाए, और आपके टाइम की ड्राफ्टिंग ले लिया जाए, या आपने जब वकील थे, जब आप प्रैक्टिस करते आपने क्या ड्राफ्टिंग किया, कैसे आपकी ड्राफ्टिंग थी, आपका जजमेंट निकाले, कितने जज आपके नाम पे रिपोर्टर, आपने क्या आर्गूमेंट किया था, जरा कितने होशियार आप थे। तो जब उस समय इतने होशियार आप नहीं थे, तो कुर्सी पे बैठते इतने होशियारी कहाँ जा जाती है भैया, क्या इतने होशियार बन जाते हैं। और वहां मतलब आप ये देखिए, कह रहे हैं कि 90% एसएलपी या 90% केसेस जो है वो वो हमारे जस्टिस महोदय सेकेंड्स में और मिनट में निपटा देते हैं? देखिए वहां तो हमको किसी वकील ने बताया था, वहां पे जजेस सोचते हैं कि हम लंच ब्रेकफास्ट भी जाके घर पे करें। उनका वर्किंग आवर देखिए ना, आप लोग कितने घंटे काम करते हैं बताइए। दुनिया जो इतने सरकारी वकील है, इतने सरकारी दफ्तर देश में है, 8 घंटे काम करते हैं, सरकारी ड्यूटी 8 घंटे की है, चाहे कोई किसी पोजीशन में कोई रहे, लंच का टाइम, आप क्यों नहीं काम करोगे भैया। आप जाके देखिए 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट सारी कोर्टें फिनिश हो जाती हैं, तब घर पे जाने की तैयारी करते हैं, क्यों ऐसा, किस लिए भाई। और बताया उस वकील ने हमको बताया था कि इनका तो प्लान रहता है कि ये लंच ब्रेकफास्ट भी जाके घर पे करें, मैटर पढ़ा करके फटाफट जाकर के बताइए, ये क्या अकाउंटेबिलिटी भैया, ऐसे कैसे काम करोगे आप। अब मैटर सुनोगे क्यों नहीं, अब बस पेंडेंसी के नाम पे कत्ल करोगे आप। अब यशवंत वर्मा के मैटर लीजिए, देखिए मैं पर्सनल नहीं हूं, लेकिन मैं जो मेरी पीड़ा है, देश की पीड़ा है, बता दूंगा आपके, जो है कि आपका सिटिंग जज हाई कोर्ट का रंगे हाथों पकड़ा गया, मैं इसको रंगे हाथों कहूंगा। अगर सिटिंग जज के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, चलते गोनी के गोनी, और तुमने इंक्वायरी करवाया, आपकी इंक्वायरी में उसके खिलाफ केस बना, इससे बड़ा रंगे हाथों का केस कोई नहीं हो सकता, बता दू। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं, क्यों भाई। और कल आप क्या बोले, मैं तो सुना नहीं था, मुझे पेपर में आया, लाइव लॉ पे आता, पता मैं तो अपने आर्गुमेंट करने के मूड में था, शायद एक बार फेंकते फेंकते बोल दिए चीप पब्लिसिटी। संजोग अच्छा था कि कल मैं सुना नहीं सुना होता तो उनको जवाब दिया होता। चिप पब्लिसिटी हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कर्मों से हो रहा है। तुम्हारा जज डकैती डाल रहा है दिन दहाड़े, इसको दिन दहाड़े डकैती बोलेंगे। तुम एफआईआर नहीं करवा रहे हो और उसको हमको दोष दे रहे हो। कोई जनता पब्लिक कोई चुप बैठे, हम क्यों चुप बैठे भाई, क्यों चुप बैठे। तो ओवरऑल आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का सिलेक्टिवली काम करना। देखिए पूरा सुप्रीम कोर्ट 10% जो 10 टॉप 10 वकील सो कॉल्ड, तो उन्हीं के आसपास घूमते रहता है, पूरा सुप्रीम कोर्ट का मैटर आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं बड़े होशियार हैं, ऐसा नहीं मतलब किसी के साथ मेरे साथ डिबेट करा दो, किसी सुप्रीम कोर्ट जो टॉप 10 आपका वकील है ना, मेरे साथ डिबेट करवा दो, किसी का लॉ पॉइंट बैठा दो मेरे साथ में, डिबेट करवा दो, बता दूंगा। ऐसा नहीं बहुत होशियार है, उनकी पोट्री ऐसी है कि उनको उनको ही सुनना है और किसी को नहीं सुनना। क्या देश में चल रहा है भैया, ऐसे न्याय आप करोगे देश में। तो ये बताइए, घनानंद लोग भी तो ऐसे ही करते, घनानंद लोग भी तो ऐसे ही करते थे ना। आपका पैरामीटर आप देख लीजिए, ये बताइए जब से देश आजाद हुआ है इतने सारे कांड आए हैं, मुझे बता दो एक भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज प्रोसिक्यूट हुआ या फायर हुआ, अरेस्ट हुआ, मुझे बता दीजिए। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने हाई कोर्ट सुप्रीम जज आज इतने 75-80 सालों में हुए हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, क्या सब के सब एकदम ईमानदार थे, ये कहीं एक दूसरे प्लेनेट से आए हैं, टपक के अवतार ले लिए हैं, अरे इनके अंदर एक मिनट सुनिए, मैं ये हम्म जानना चाहता हूं, एक जज थे बहरुल इस्लाम, हम्म सुना होगा आपने नाम?
नाम सुना है, आप तो बहुत इतने सुना है ना। information है उनको। तो बहरुल इस्लाम थे वो जज साहब, तो वो पार्लियामेंट चले गए, राज्यसभा सदस्य बन गए, फिर वहां से आए, फिर वो रिटायर कर गए, फिर उनको वहां भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर किए नहीं, फिर वो उनको भेजा गया असम हाई कोर्ट। असम हाई कोर्ट में वो जज बने, वहां वो रिटायर कर गए बहरुल तो इस्लाम, रिटायर हो गए। कांग्रेस टाइम पे ऐसा, कांग्रेस टाइम पे हाँ ऐसा हाँ हुआ। हाँ 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 हाँ, मैं वही कह रहा हूं। रिटायर होने के बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो गया। करेक्ट 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 करेक्ट। ऐसा होता है क्या? देखिए ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होना सरकार, चाहिए क्या? होता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? एक ही प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल से, एक ही। नहीं नहीं, उनका ही ऐसा है, उनका ही ऐसा है। लेकिन देखिए बता दूं हाँ आपको, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, बता दूं मेरा, तो मैं लोगों को यही कहते आ रहा हूँ, लोगों को सबको मेरा यही कहना है, मेरा दृढ़ विश्वास है। देखो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में देश को 3 लोग चलाते हैं, पॉलिटिशियंस, उनको कोई भी नाम दे दो आप, उसके बाद जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेट। हमारा ऐसा माना कि आज के डेट में ये तीनों लुटेरे हो गए। देश की आता बता दूं आपको, कोई किसी को बोलने वाला ना है। कहानी क्या है, स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ऐसा ऐसा सिस्टम होगा इस देश में, बता दूं। इसके लिए आपको कि जो मैंने सजेशन दिया था, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बता दूं आपको, तो उसमें तो क्या है 15 पॉइंट? अभी तो मैं आपका देख रहा हूं आपके खत में, अभी जो उसमें एक दो कई ऐसे श्लोक हैं, मैं पढ़ूं क्या? बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, आपने मनुस्मृति को भी उद्धृत किया है। दंडः शासस्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति, दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंड धर्म विदुर्बधा। एक तो ये है। दूसरा है समीक्ष सौ धृतः सम्यक सर्वा रज्यति प्रज्ञा, असमीक्षे प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। ये आप तो उपाध्याय जी मुझे महामना की याद दिला रहे हैं। तो कहाँ महामना, कहाँ ये चौकड़ी चल रही है? यहाँ तो करोड़ों में लूट खसोट चल रही है। ये बेहद, अब मैं 1 मिनट जरा सा घनश्याम जी को रोक करके नीलेश जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं। श्रीमान नीलेश जी ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी रहती है बोरा कहां पर है। तो ये जो पैसे के बोरे जो पकड़ा रहे हैं नीलेश जी, कालो वाम कारणम राज्यो राजा व काल कारणम, ये देखिए साहब, इति ते संशयो मा भृतजा कालस्य कारणम। देखिए ये जो देश में काल, ये जो काल हो रहा है उसका कारण जुडिशरी है क्या? आपका म्यूट है मेरे ख्याल से, आप नीलेश जी आवाज दीजिए, बोलिए। हाँ हाँ, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही आ रही। हाँ, तो क्या है, उपाध्याय जी ने जो मनुस्मृति कोट किया है, तो मनुस्मृति को सबसे पहले कोट किया था जजेस के खिलाफ में खुद सुप्रीम कोर्ट ने जहीरा शेख के 2006 के जजमेंट में। जस्टिस हाँ, जस्टिस अरिजीत पसायत का बेंच था। अभी अरिजीत पसायत मतलब अमित शाह जी को पर्सनल दुश्मनी रखने वाले टाइप पर्सन ऐसे कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो क्यों चिढ़ गए थे, तीस्ता सेटलमेंट जहीरा शेख के भरोसे पूरा केस चला रही थी। जहीरा शेख ने बोला ये झूठा है, इनमें इन लोगों का कोई रोल है नहीं, मेरा इन्होंने झूठा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पहला वाला झूठा एफिडेविट था। तो ये चिढ़ गए कि आपने स्टेटमेंट क्यों बदला। तो अभी फिर अब अमित शाह जी को झटका देना है, मोदी जी को झटका देना है, तो क्या करना है, तो फिर संस्कृत के श्लोक और लॉर्ड डेनिंग ने क्या बोला और बैंथम ने क्या बोला सब कोट करके ह्यूमन राइट्स से वो, और उसमें लिख दिया कि जिस जज के सामने पाप होता है, पहला ही प्यारा है उसका, और अगर वो जज वो अन्याय को पाप को नहीं रोकता है तो उस जज का विनाश हो जाता है, नरक में जाता है, वो सजा का हकदार होता है। तो हमने भी तो हाँ, तो इसको मनुस्मृति को कायदा बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के जमाने में मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ। अभी सुनिए आप दूसरी चीज, वो श्लोक करके उसको सजा दे दिया जहीरा शेख को 1 साल की। आप
कंटेम्प्ट के लॉ में मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीना है, लेकिन उसको सजा दी थी 1 साल की। और ये वही अरिजीत पसायत है जिन्होंने निर्दोष लोगों को फांसी की सजा डिक्लेयर कर दिया था अंकुश शिंदे में। बोले ये शैतान लोग हैं, ये ऐसा है, इंसानियत पे धब्बा है, समाज के लिए ये है, वो है, राक्षस है, सब लिख दिया। और 3 जज बेंच ने पूरा एग्जामिन किया, बोला ये निर्दोष लोग हैं, इनको झूठे केस में फंसाया। पहले के जज ने तो देखा ही नहीं रिकॉर्ड, ऑनरेबल एक्विट किया, 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया एमआर शाह साहब के लार्जर बेंच ने। तो ये ऐसा चलता है सुप्रीम कोर्ट में। अब आता हूं मैं आपके बोरे वाले मैटर पे। पहले तो बहुत बड़ी बात है सर, एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात है कि वही अरिजीत पसायत जो इतने संस्कृत के श्लोक को उद्धृत करते हुए न्याय की रक्षा की बात कह रहे थे, वो तो ये शो मैंने किया हुआ है आप ही के साथ कि एक मर्डरर को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा दी और बाद में लार्जर बेंच ने उसको एक्विट किया। हाँ, और झूठा केस साबित हुआ, झूठा केस साबित हुआ, 50 लाख कॉम्पनसेशन भी दिया। हम आगे बोलिए सर। हाँ, देखते जाइए दर्शकों, देखते जाइए देश में क्या सब चल रहा है, बताइए। अभी देखिए, अभी मैं कुछ बातों पे देखिए, मैं असहमत हूं आप लोगों से कि जुडिशरी में मतलब जजेस के खिलाफ कार्रवाई का कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, वो कानून को इन्होंने जानबूझ के ऐसा डिस्करेजिंग करते हैं उसको बड़े बेमन से, ताकि लोग ज्यादा कंप्लेंट ना करें। बाकी कानून है, अगर आप पुराने जजमेंट से देखते जाओगे, इवन 1971 में गोविंद मेहता के केस में भी जज को प्रोसिक्यूट किया गया, बाद में के रामारेड्डी में जजेस प्रोसिक्यूशन हुआ, जगत पटेल में जज अरेस्ट हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट का जज शमित मुखर्जी अरेस्ट हुआ, चार्जशीटेड हुआ, उनका पुलिस कस्टडी हुआ, जस्टिस निर्मल यादव पे चार्जशीट गई। हाँ, इतना है कि कुछ मैटर में डायरेक्ट गई, कुछ मैटर में मतलब जैसा कि डिस्करेज किया गया तो बाद में गई, थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर में कुछ कानून नहीं है। तो एज एन एडवोकेट हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उस प्रोसीजर से जाए। और देखिए क्या है कि गुस्सा आता है, लेकिन हमको थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं कि नीति और योग शक्ति टॉलरेंस बढ़ा के रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना। हमको करना क्या है, सिस्टम में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, सिस्टम को सिर्फ मजबूत करने की आवश्यकता है। अब कैसे सिस्टम मजबूत करें? हाँ, उनका सुना नहीं, इनको उठा के फेंक दिया। अरे तो सुनिए ना, हाँ ठीक है ना, उन्होंने कर दिया कि आई एम नॉट इंक्लाइंड टू लिसन। अरे अभी उपाध्याय साहब खुद विटनेस है, हमको तो 3 महीने की सजा दे दिया था जज का करप्शन निकालने के चक्कर में। तो हमने झगड़ा करके स्टे भी लाया, उस जज के खिलाफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट भी लाया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में नया लॉ बनाने का हमारा पिटीशन एडमिट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में एक इंटर कोर्ट अपील। तो सिर्फ इतना है, कॉमन मैन को क्या लगता है। और उपाध्याय जी का भी एक ग्रीवेंस जायज है कि भाई ये आप कह रहे हो ये न्यायपालिका, ये न्याय व्यवस्था खुद सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट को एक जजमेंट को बाजू में रखो। संविधान का आर्टिकल 51A(H) है, पूरा ड्यूटी ऑफ सिटीजन। तो इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि न्यायपालिका में और कोई भी इसमें इंस्टीट्यूशन में अगर वो करप्शन, मिसकंडक्ट ये देखे तो उसके खिलाफ में आवाज उठाए। और जस्टिस JR मीणा साहब का जो आपने मित्र आपके जिनसे आपने बात किया था, उनका ये देश का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिन्होंने चाणक्य, अर्थशास्त्र सब कोट किया, आर्टिकल 51 कोट किया और कहा कि इनकरप्टेबल जुडिशरी इस देश के हर सिटीजन का हक है, उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो उसके खिलाफ लड़ना ये उसके इक्वल है। जब एक सेना का जवान बॉर्डर पे रह के गन लेके जो लड़ता है, वैसा ही एक सिटीजन देश के अंदर रह के ये करप्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए करप्ट जजेस के खिलाफ लड़ता है, तो वो भी वैसा ही वॉरियर है। तो अभी जब एक वॉरियर जाता है कोर्ट में,
कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है, उसको रिस्पेक्ट, उसको इनकरेज करे। ये तो विजल ब्लोअर में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिस्टम का आदमी जुडिशरी का करप्शन, मिसकंडक्ट, मैल प्रैक्टिस एक्सपोज करता है वो विसल ब्लोअर है, और उसको जो उसके ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो उसको कॉम्पेंसेशन देगा। ऐसा आरके जैन के केस में लॉ बनाया, उनको 2 लाख कॉम्पेंसेशन दिया। आप उपाध्याय जी जब कल कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि ये मेरा कंप्लेंट है सीबीआई को, सीबीआई इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही। अब इन्होंने कुछ जजेस ने जहां उनको अनकंफर्टेबल लगता है, ब्रदर जजेस के खिलाफ एक्शन करने का नहीं होता है, या तो फिर जज सिर्फ मोहरा है, उसके पास में जो पैसा है वो किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज का होगा, या और वो जो जज है वो हमारे मिनिस्टर बोलो, प्राइम मिनिस्टर, किसी का क्लोज होगा या है, या चर्चा है ऐसी। तो इसके वजह से ये अनकंफर्टेबल लग रहा है इनको कि छोड़ दो मैटर को भैया। अभी उपाध्याय साहब कह रहे हैं कि नहीं, आरोपी पे कार्रवाई करना पड़ेगा। आप करना पड़ेगा तो फिर क्या करे? तो फिर उपाध्याय जी हो कौन आप पहले पूछिए इनको, आपका लोकस क्या है? तो उपाध्याय जी बोले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। नहीं, उन्होंने प्लीडिंग में लिखा है कि लोकस का तो सवाल ही नहीं, क्रिमिनल लॉ किया तो कोई भी एनी पर्सन कैन सेट द लॉ इन मोशन, तो वो विषय नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि मैं एडवोकेट हूं, तब बोले कि चलो इनको ज्यादा उलझ नहीं सकते। फिर इनको पूछने लगे हाँ कि आप वी आर नॉट इंक्लाइंड, हम इसमें नहीं करना चाहते, ऐसे सिमिलर पिटीशन खारिज हो गई। इन्होंने कहा वो जो पिटीशन खारिज हुई इसी ग्राउंड पे हुई थी कि आप पहले सीबीआई के पास नहीं गए। मगर नहीं, हमको नहीं सुना। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट दिया, अब इनका पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस करने के बाद ये फिर भी आर्गुमेंट करने लगे, जजमेंट केस लॉ दिखाने लगे, तो लास्ट वर्ड बोलते हैं नो चीप पब्लिसिटी। अब चीप पब्लिसिटी को कौन कर रहा है? चीप पब्लिसिटी सुप्रीम कोर्ट की इमेज डाउन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट लिखा है, कौन सा वाला, री मुलगांवकर का इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में, कि लोगों का जुडिशरी पे से विश्वास है तुम्हारे गलत सिस्टम की वजह से हो रहा है, तुम लोगों को न्याय आसान नहीं कर रहे हो। आप जिम्मेदारी किसकी थी? जब एक जज ने करप्शन किया, तारक सिंह में वर्सेस ज्योति बसु में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये हमको बाहर का छोड़िए, हमारा जो जुडिशरी का अंदर का मेंबर जो है ना, वो वुडपीकर, वो ज्यादा डेंजर है, हमारे सिस्टम के लिए घातक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुमोटो करना चाहिए ना। अब आपने इंक्वायरी कर लिया, दोषी पाया, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट दे दिया, उसका जुडिशियल वर्क निकाल दिया, एफआईआर क्यों नहीं किया? ये तो आदित्य ठाकरे जैसे ही हो गया। तो ये जो है ना, ये एफआईआर में जो ऑब्स्ट्रक्शन लाया और इनके केस लॉ देखे नहीं और अनरीजन ऑर्डर किया, तो अभी इसमें देखिए। नहीं, इसमें एक मिनट सर, जैसे संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समय में ये पूरी घटना हुई थी, हाँ, और उन्होंने इसको एक प्रकार से क्लोज कर दिया। फिर हाँ, ये जो दोनों जजेस जिनके सामने एडवोकेट घनश्याम जी अपीयर हुए हैं, उन्होंने कहा क्लोज नहीं किया। उन्होंने नहीं, संजीव खन्ना सीजीआई ने क्लोज नहीं किया, उन्होंने आधा काम किया। उन्होंने क्या किया, दोषी पाया, उनका जुडिशियल वर्क निकाल लिया, और उनके खिलाफ में महाभियोग, इनको डिसमिस करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा को भेज दिया। तो संजीव खन्ना ने आधा काम अच्छा किया, आधा काम इनको बचाने का किया। अरे इमीडिएट जरूरी था उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन, बाकी के एविडेंस, इसमें और कौन इन्वॉल्व है, ये यशवंत वर्मा का नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया भाई? एक मिनट, मैं यही जानना चाहता हूं कि जस्टिस खन्ना ने जो इम्पीचमेंट के लिए प्रस्ताव भेज दिया, वो किस आलोक में किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, ये बड़ा मामला है, जस्टिस की गरिमा रहनी चाहिए, हाईकोर्ट के जस्टिस हैं वो, तो इनका सामान्य तरीके से एफआईआर और उस तरीके से सामान्य से ना हो जाए, बल्कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करे, उनको इम्पीच करे और उनको हटा दे, ये सजा होनी चाहिए। या आप कह रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल ये क्रिमिनल केस है, इनके खिलाफ एफआईआर हो, और जो एक कॉमन सिटीजन का जो कुछ भी मिलता है
कानून के घेरे में इनको जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, इस तरह की प्रक्रिया में इनको शामिल करवाना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं किया तो संजीव खन्ना जी ने तो अपराध किया, आधा आप काम सुनिए, कैसे किया? हाँ, तो आपने जो कहा ना, हाँ ये विषय पे ऑलरेडी आपने जो बात बोली, ऐसा आर्गुमेंट कपिल सिब्बल ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जज के खिलाफ सिर्फ इंपीचमेंट करने का, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि वीरास्वामी में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस करेगा प्रोसिक्यूशन होगा। यहां पर ऐसा कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा आपका आर्गुमेंट नहीं माना जा सकता, रिजेक्टेड। एक, अब दूसरी चीज, अब संजीव खन्ना साहब ने इसका पालन नहीं किया, आधा काम कर दिया, आधा काम नहीं किया, तो आरोपी को बचाने के लिए फिर वो आईपीसी 218 वगैरह सेक्शन उनके खिलाफ लगने चाहिए। एक, सीबीआई के ऑफिसर भी दोषी है, क्योंकि सीबीआई ने सुमो मोटो एफआईआर करना चाहिए। निर्मल यादव में किया था सुमो मोटो एफआईआर, है ना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? किसी के घर में करोड़ों मिलने के बाद ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो ये जो है ना, इनके खिलाफ में एक्शन होनी चाहिए। एक, मतलब ये ग्रॉस इंजस्टिस हुआ ना, ये तो जैसे कल घनश्याम जी कह रहे थे कि ग्रॉस इंजस्टिस हुआ ना, मतलब यहां पर ईडी भी इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, उसके बाद जुडिशरी, हायर जुडिशरी इन्वॉल्व है। तो आप तीनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड कर रहे हैं घनश्याम जी? ये हाँ, बोलिए। बता रहे हैं आप, देखिए सिस्टम, देखिए सिस्टम का पूरा कलेक्टिवली फेलियर कैसे, आप देखिए कैसे लोग मिलके मतलब देश को मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं। मैं सबका बता रहा हूँ। पहली बात तो जब इस ऐसा कांड निकला, इससे घर में इतना पैसा निकला, इसमें तुरंत सुमो मोटो एफआईआर होना चाहिए था। चलिए उस समय सिटिंग जज थे, उस समय सिटिंग जज था ये बंदा, चलो सुप्रीम कोर्ट अगर के वीरास्वामी के जज में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, गाइडलाइंस दे दिया है कि भाई किसी भी सिटिंग जज के हाई कोर्ट के खिलाफ एफआईआर बगैर परमिशन के नहीं हो सकता है, चीफ जस्टिस के। चलो वहां तक मैं एजेंसियों का, गवर्नमेंट का, मैं जो है कि थोड़ा सा मजबूरी या व्यवस्था समझता हूँ। लेकिन ये बताइए, जब इसके बाद इसका इंक्वायरी, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठी, प्राइमा फेसी फाइंडिंग है कि नहीं गलत है, इसमें गलत हुआ है, ठीक है, तब उस टाइम पे सबसे पहला जो है कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किया है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने। उस टाइम पे उनका एक कर्तव्य था, देखिए बता दूं, उन्होंने यहाँ तक वो पहुंचे, मैं कहना चाहूंगा केवल अपने चाचा के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से यहाँ तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, बता दूं आपको मैं। उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैं उनका जजमेंट बहुत सारे पढ़ा हूं, मैं देखा, आपको बता रहा हूं, अपने चाचा की ईमानदारी के इतिहास पे यहाँ तक वो पहुंचे। भैया उस खानदान से आप थे, उस वंश से आप थे, आपने क्या किया? आपने जब आपके हाथ में था उस समय आपका फर्ज बनता था तुरंत आप एफआईआर का ऑर्डर पहले देते हैं। देश में एग्जाम्पल सेट करते, भाई देखो कानून के ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज में नहीं है। आपने वो काम नहीं किया। आपने मालूम है जैसे होता है टेबल से उस टेबल पे चीजें फाइल फेंकी जाती, वो हालत आपने किया। क्या किया आपने? गवर्नमेंट को भी दिया आपने इम्पीचमेंट का। वहां पर उनको एफआईआर करना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर करना चाहिए, तो करवा सकते थे, तुम एफआईआर करवाते, बाकी इम्पीचमेंट भेजते, गवर्नमेंट अपना काम करती। अब देखिए गवर्नमेंट का, देखिए अब जो नीलेश जी ने भी बोला है ना कि भाई इसमें कोई और इन्वॉल्व है, 100% लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बता दूं आपको, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब गवर्नमेंट के हाथ में आया तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी भैया? हमारी सरकार, हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी लॉ मिनिस्ट्री, हमारी एजेंसियां, हमारी सीबीआई, हमारी ईडी, हमारी पुलिस कमिश्नर, सब क्यों चुप बैठे भैया? जब गवर्नमेंट के हाथ में गया तो इस सरकार का फर्ज नहीं बनता है? हमारे मोदी जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहाँ चला गया वो सब चीजें? आपने भैया जो है कि आपकी डिपार्टमेंट ने, आपकी सरकार ने एफआईआर लॉन्च करने के लिए सीबीआई को क्यों नहीं बोला? अब कोई बंदा क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं कर पाने के लिए? आपकी क्या मजबूरी है? चलो वो बचा रहे हैं उनके। अच्छा, अगर इम्पीचमेंट, मान लीजिए इम्पीचमेंट हो जाता है, इम्पीचमेंट के बाद तो क्या उनका पेंशन वेंशन सब खत्म हो जाएगा? रिकवरी वगैरह भी होती है क्या अगर करप्शन के चार्जेस लगेंगे तो? ये बताइए, चलो वो निकल जाएंगे, लेकिन इसमें जो फ्रॉड में जो लोग इन्वॉल्व हैं और लोग जो इन्वॉल्व हैं उनका क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन किस लिए होता है भैया? तो एक काम करिए, यही पैरामीटर सब खिलाफ रखिए। जितने पब्लिक सर्वेंट देश में हैं, जितने पब्लिक सर्वेंट आते हैं, प्रोफेशन ऑफ करप्शन को, उसको अमेंडमेंट ला दीजिए और बोले भाई जिसके खिलाफ पर्सन का चार्ज आएगा उसकी नौकरी जाएगी, डिपार्टमेंट इम्पीचमेंट हो तो बाकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी। बाकी पब्लिक सर्वेंट का अगर कोई आईएएस ऑफिसर, पुलिस वाला, कस्टम वाला, ईडी वाला, कोई मिनिस्टर या कोई कुछ करता है
डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी, उसमें आपको नौकरी से निकाला जाएगा अगर केस मिलेगा, अरेस्ट नहीं होगा। क्यों बाकी लोगों को अरेस्ट करते हो? आम जनता के लिए क्यों ऐसा करते हो? आपकी दोहरा कानून कैसे हो सकता है भैया? क्यों हो सकता है? उसके बाद देखिए, अभी आगे देखिए गद्दारी, आगे देखिए, मैं कल दोहरा क्यों बोला था, मैंने बोला ना कि इतनी बड़ी जो है कि दोगली संस्था कोई ना, आगे बता रहा हूँ मैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैथ्यू नेदुम्परा ने पिटीशन फाइल किया। तो मैथ्यू नेदुम्परा ने वहां गलती किया था। मैथ्यू नेदुम्परा पिटीशन जस्ट फाइल करने के बाद हमको मिले थे और हमको बोले कि यू आल्सो फाइल ए पिटीशन ऑन दिस इशू, यू ज्वाइन मी। तो मैंने पूछा कि व्हाट यू हैव डन, योर पिटीशन विल बी डिसमिस्ड विद इन ए सेकंड। बोले व्हाई? बोला हैव यू फाइल एनी कंप्लेन बिफोर द अथॉरिटीज कंसर्न, सीबीआई और एनी अथॉरिटी, पुलिस कमिश्नर, एनीवन, यू आर फाइलिंग योर पिटीशन? बोले नो। बोला देन ऑन दिस ग्राउंड इटसेल्फ योर पिटीशन विल बी डिसमिस्ड। उनको बताया। अब उन्होंने उस समय था, उन्होंने जल्दी समझ के सिर्फ कुछ फाइल कर दिया था। और अभय ओका का जजमेंट आप पढ़िए, वो वीसी हियरिंग में शायद रही देखे होंगे, उसी ग्राउंड पर उसमें बेंच कौन हेड करा था? अभय ओका कर रहे थे। अभय ओका का भी देखिए, उनकी इमेज थोड़ा ठीक ठाक लोगों के बीच में है, लेकिन ये बताइए उनका उस समय फर्ज क्या बनता था? भाड़ में जाके तुम सुओ मोटो एक्शन लेते हो। बीच में मालूम है आपको, एक आया था, कांड आया था, कोई यूपी में कोई स्कूल टीचर के बच्चे को कुछ कर दिया था तो सुओ मोटो एक्शन लिया था, इसी अभय ओका ने लिया था। आपको नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। वो जो डिसमिस हुआ पिटीशन, हाँ, वो अनलॉफुल है। मैं क्यों बता रहा हूं, वो क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा वो भी सीबीआई के पास और ईडी के पास? एक मिनट रुकिए ना भाई, आपका कर्तव्य था सुओ मोटो लेने का। कोई आदमी और आपके सामने आकर के आपको प्रकाश में ला रहा है चीजों को, आप उसको डिसमिस कर रहे हैं। मैं वही बातें कहने आ रहा हूँ कि जब आप स्कूल में कोई छोटा मोटा घटना घट जाती है तो आप सुओ मोटो लेते हो। ये बताइए, जो भी सिलेबस में जो डाला गया, इंडिया जुडिशियल करप्शन को लेकर चैप्टर डाला गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लिया? सुओ मोटो तुमने लिया ना? ये आपको नहीं दिखता? आप अंधे हो गए हो? इतना बड़ा कांड हुआ है, सुओ मोटो लेने के बाद माफी मांगा। हाँ, माफी मांगा कि हाँ, ये तीनों लोग जो थे जिनको इन्होंने इतना तुगलकी फरमान कर दिया था कि किसी कमेटी में अब ये नहीं रहेंगे, बाद में जब पता चला कि वो तीनों का इतना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उनसे माफी मांगा हाथ जोड़ करके कि हमसे गलती हो गई। इनका एरोगेंस आ गया, पूरी दुनिया में भग पिट गई इनकी। और मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं घनश्याम जी और नीलेश जी, नीलेश जी जानते हैं, मैंने कम से कम 8-10 शोज किए हैं जस्टिस सूर्यकांत के समर्थन में, उनके कई फैसलों के समर्थन में, लेकिन उसके बाद से भी इन्होंने अपनी साख गंवा दी। देखिए जस्टिस सूर्यकांत का जहां तक सवाल है, देखिए ऐसा बता दूं, ठीक है, लेकिन उनका भी कंट्रोल से बड़ा बैकग्राउंड रहा है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। वहां पे आदर्श गोयल का लेटर सर्कुलेट हुआ है, बता दो आपको। तो देखिए ये तो स्थिति बड़ी खराब है, आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए सिस्टम वाले में क्या हुआ है, एक सिस्टम देश का बन गया और ये लोग सिस्टम में कैसे घुसने का इनको तरीका है, वो हम आप कर भी नहीं सकते हैं। हम इतना गिर के स्वाभिमान गवा के ऐसा नहीं कर सकते हैं, बता दो। ये सिस्टम अगर घुस गया, उस सिस्टम का फायदा उठा के वहां तक पहुंच जाते हैं लोग, बता दो। अब देखिए ऐसा है, बातें मेन मुद्दे पे आते हैं, हम मेन इशू पे आते हैं। अब देखिए जैसे अभय ओका ने उसको डिसमिस कर दिया, जबकि वहां पे बिल्कुल अनजस्टिफाइड था, लेकिन चलो तुमने बहुत हाईली टेक्निकल तुम चले गए, डिसमिस तुमने कर दिया, मेरिट पे नहीं किया तुमने। उसके बाद जो है कि फिर नेदुम्परा ने दोबारा पिटीशन फाइल किया। तो नेदुम्परा का ऐसा कहना, जो सेकंड टाइम पिटीशन उसने फाइल किया था, बिफोर फाइलिंग दैट पिटीशन उसने कंप्लेन फाइल किया था उन्होंने, और वो कंप्लेन पिटीशन में लगाया था। और सेकंड पिटीशन आया जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने, जो बेंच उनका हेड कर रहे थे, वहां भी उन्होंने भी इसी ग्राउंड पर डिसमिस किया पिटीशन, इसी ग्राउंड ऑर्डर हमारे पास दोनों पड़ा। और देखिए मैं उस टाइम पर मैं पिटीशन फाइल करने का हमने मूड बनाया था, और देखिए कोई पिटीशन बनाने के लिए समय लगता है और भी काम रहता है। और एक जब लॉयर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हमारा कोई पिटीशन था कि आप देखिए, यही पिटीशन आप देख लीजिए, जब लॉयर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मीडिया रिपोर्ट देख करके आप नहीं दौड़ सकते हैं, मेहनत करना पड़ता है, समय लगता है। मैं कर उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में नेदुम्परा ने फाइल कर दी। मैं चलो ठीक है, कोई किया, करना है तो मैं करूं, कोई करे, इसमें कोई ऐसा कोई रेस वाली बात नहीं है, तो किसने किया है। जब नेदुम्परा के दोनों पिटीशन डिसमिस हो गए, मैं बहुत बौखला गया, बोला ये तो मामला गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब मैंने सिस्टमैटिक इसको, हमने उनका कोई चांस जाके इनको नहीं मिले, हमने डिटेल बाकायदे जून में एक लेटर कंप्लेन, डिटेल कंप्लेन फाइल किया, और हमारे कंप्लेन की एक एक लाइन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करते जो रिक्वायरमेंट लॉ में है। वो कंप्लेन फाइल करने के बाद सीबीआई से हमको ईमेल आ रहा है और पुलिस कमिश्नर से कि फॉरवर्डिंग, जैसे मैंने आपके लेटर को फला जगह भेजा, फिर वहां से लेटर में, जब वो बस इधर टालने वाली बात, समझे ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने तब पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। अब पिटीशन आता, अब क्या बोले भैया कि तू डिसमिस 2 पिटीशंस। और उसके बता दूं, गलती फिर दीपांकर दत्ता जी ने किया था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया।
और अभी तक देखिए गवर्नमेंट या लोग इतने निर्लज हो गए हैं, मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा। एक टाइम पे बीजेपी का मैं कट्टर सपोर्टर था, बता दूं, मेरा भ्रम टूट रहा है। मोदी जी का सपोर्टर मैं था, बता दूं आपको शुरू में, लेकिन अब मेरा भ्रम टूट रहा है। भैया आज के डेट में अभी तो कम से कम कुछ आप करो। चलो सुप्रीम कोर्ट जो करना था करती, आपके हाथ तो नहीं बंधे है ना, आप एफआईआर करवाओ ना, किधर लॉ है। और ये देखिए के वीरा स्वामी का जो गाइडलाइंस था, जो एक थोड़ा सा एक इनके लिए डिफिकल्टी थी गवर्नमेंट के लिए, आज वो भी नहीं है। आज वो आदमी रिजाइन कर दिया है, उसका कोई वो सिटिंग जज के लिए, सिटिंग जज आज वो नहीं है, तो आज तो अब एफआईआर करवाई। भैया क्यों नहीं करवा रहे हो? इसके पीछे एक ही मतलब है कि अगर एफआईआर होगा तो बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, पूरा चेन बनेगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और ये कहाँ तक जाएगी अब उसका आप लोग कल्पना कर लीजिए। तो इसके लिए इसमें, अब मुझे पता था, बता दूं, मैंने पिटीशन फाइल किया, लेकिन मैं जानता था कि ऐसी डिफिकल्टी पिटीशन में आएगी। लेकिन संजोग क्या था कि मैं वहां खुद गया नहीं। अगर मैं वहां गया होता, फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में रहा होता, तो जो हमको आउट करके फर्दर डिसमिस कर दिए वो नहीं हो पाया होता। इतना आसान उनके लिए नहीं होता। अब हमारी भी समस्या सुन लीजिए। हम दुनिया भर चैरिटी के काम करते हैं समाज के लिए, कुछ वकीलों का, क्लाइंटों का कुछ काम, गरीब लोगों का करता हूँ, मैं बहुत काम कर चैरिटी में काम करता हूँ, तो पैसा डाल के मैं करता हूँ लोगों के लिए। मेरा मेरी ऐसा, मेरा शुरू से मेरा ऐसा, मैं मुझे रहा नहीं जाता है। अब देखिए पिटीशन बनाने में, फाइल करवाने में सब खर्चे लगते हैं। अब हमको समय का अभाव, फिर यहाँ से वहां जाओ, पिटीशन एकाएक लग गया। एक बार आया था जस्टिस दिवाकर दत्ता के सामने, तो रिक्यूजल हो गया, दूसरे जज ने कर दिया था, जस्टिस नागू ने कर दिया। तो अभी इसके बाद आया, समय नहीं था हमारे पास। तो देखिए आज भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर सरकार की मंशा सही है तो आप उनको छोड़ दीजिए, आप चलो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए। आप तो भी एफआईआर करवा, क्यों नहीं करवा रहे भाई? इनसे कोई क्यों नहीं पूछता है? अगर आप देश को चाहते हैं, करप्शन नहीं रहे जुडिशरी में या कहीं नहीं रहे, तो आपकी क्या व्यवस्था है भैया? मैं मोदी गवर्नमेंट को सवाल कर रहा हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर को कर रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर को, मैं प्राइम मिनिस्टर को सवाल कर रहा हूँ, भैया आप आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? एक मिनट घनश्याम जी, मैं कह रहा हूं कि लॉ मिनिस्टर की और जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी तो व्यवस्था है कि वो अपना कुर्सी बचाने के लिए, देखिए उनको पॉलिटिक्स करनी है तो वो तो बेचारा करेंगे वो, लेकिन इनको किस लिए कुर्सी बचानी है, मैं ये जानना चाहता हूं। जज साहब को क्यों क्या करनी है? क्यों नहीं ये बचाने मैं भैया? इसमें पॉलिटिशियन को ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता हूं, मैं जज को कह रहा हूं कि जज को घेरना है। नहीं नहीं, देखिए पॉलिटिशियन को इतनी बड़ी जिम्मेदार, देखिए क्यों नहीं बचानी, बताओ कुर्सी क्यों बचानी है इनको? इनको क्यों नहीं बचानी है? अगर हमको पता है कि नीलेश जी का प्रोसिक्यूशन होगा तो मैं भी लपेट में आ जाऊंगा, या आपको पता होगा उपाध्याय जी का प्रोसिक्यूशन होगा तो जो है कि आशुतोष जी भी आ जाएंगे, क्योंकि उनका भी लिंक वहां पे है, तो आप चाहोगे? नहीं चाहोगे, कभी नहीं चाहोगे, आप कभी नहीं बिल्कुल नहीं चाहोगे। चाहेंगे। तो वही चीजें यहाँ पे है, इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल यही चीजें यहाँ इन्वॉल्वमेंट पे है है। फिर तो। और इनको इतने बता दो, मैं बड़ा सोचता हूँ कि इनकी बुद्धि मारी गई है। पूरा देश देख रहा है, इनको लगता है कि देश मूर्ख है। देश मूर्ख नहीं है। आप देश को एक बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आप आ रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के, और होने वाले इस देश, बता दो, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो देश में, तो देश के लोगों का मैं आह्वान करता हूँ कि आप खड़ा होने के बता दो, अपने जनरेशन को नहीं बचानी नहीं, है। आप आह्वान की बात कर रहे हैं। अब घनश्याम जी, मुझे मुंबई से आ, ये जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन के तरफ से कल मुझे मेरे मोबाइल पे ये आया है, मोबाइल पे मैसेज वगैरह उनके तरफ से। ये उनको भी जानते हैं, हमारे नीलेश जी को भी जानते हैं, जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन के। उनका वो तो इतने बॉइलिंग थे, उनका जो मैसेज आ रहा था वो कह रहे थे कि देखिए हमारे ऊपर, हम अगर निकलेंगे सड़क पर तो हमको कहाँ कहेंगे, हमको ये नहीं कह सकते हैं कि हमको अमेरिकी डीप स्टेट पैसा दे रही है और सीआईए पैसा दे रही है। ये तोहमत हमारे ऊपर नहीं लग सकता है, क्योंकि हम तो जुडिशरी को और इनको रिस्पॉन्सिबल, हम तो किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करो। ये जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से मुझे आया और वो कह रहे हैं, उन्होंने एक नारा लिखा है, उसमें लिखा है, तुम देखना अपनी आंखों से, हम आ रहे हैं लाखों से। ये बताइए, ये देख लीजिए साहब, ये इस तरह का नारा आ रहा है, तुम देखना अपनी आंखों से, हम। अब भाई ये देखिए, मैं तो साफ अब गृह मंत्री को आज ही कह रहा हूं, और मैं प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि ये जो तुम देखना अपनी आंखों से, हम आ रहे हैं लाखों से, ये जो सर्कुलेट होना शुरू हो गया है, ये मामला कहीं कहीं तूल न पकड़ दे क्या नीलेश जी? क्या इस तरह की बात है क्या? लोग नाराज हैं क्या वाकई में? नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा बात हुआ उन लोगों से। अभी आवाज इको कर रहा है? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो क्या हुआ कि ये जो जेनजी लॉयर एसोसिएशन
नहीं, आवाज इको कर रहा है, मुझे आ रहा है बार बार। एक मिनट, मैं लॉग इन करता हूँ, एक मिनट। नहीं तो घनश्याम जी, ये जो स्थिति हो रही है और ये धीरे सब कुछ देखने समझने के बाद भी अगर एक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर ये कहने से तो काम चलेगा नहीं कि डीप स्टेट आ गया और फुलना आ गया। बाकी चीज में तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ सामने सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहां तक डीप स्टेट घेरते रहेंगे? जिम्मेदार कौन? आप उनको चांस दे बोलने रहे हैं ना, हाँ, आप चांस क्यों देते हैं? आप देखिए जो क्या? जंतर मंतर पे हुआ, चलो उसमें एंटी एंटी नेशनल एलिमेंट आए, लेकिन चांस किसने? आपने दिया ना उनको। आप ऐसा काम करते क्यों हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक बात है। अभी हाँ नीलेश जी देखिए, बोलिए। आ, मेरा बात हुआ है जेएनजी लॉयर एसोसिएशन की तरफ से, और वो लोग अभी उपाध्याय जी के समर्थन में एक लेटर दे रहे हैं कि इन्होंने अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाया और आपने डिफामेटरी वर्ड यूज कर लिया और आपने खुद ने कंटेम्प्ट कर दिया, तो सीजीआई को लेटर दे रहे हैं कि आप इनके ऊपर कंटेम्प्ट कार्रवाई कर देना। राष्ट्रपति को भी लेटर दे रहे हैं कि आप उनके ऊपर कार्रवाई कर लो, 2 जजेस के खिलाफ, ये लॉ है, इसके तहत कार्रवाई करो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ना, एक पूरा डिटेल प्रोग्राम बन रहा है। वो प्रोग्राम के तहत अलग अलग स्टेट में तो है, नेशन वाइड छोटा छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं, और बंबई में 5,000 वकीलों का बाइक और कार का रैली अरे बंबई में। हाँ, वो एक निकालने का प्लान तय हुआ है। और दूसरा, बाद में पूरे इंडिया से जंतर मंतर नहीं, हम रामलीला मैदान पहुंचेंगे, वो जंतर मंतर कम पड़ जाएंगे आपके लिए। और उसके लिए उन्होंने नारा दिया है कि तुम देखोगे अपनी आंखों से, हम आ रहे हैं लाखों से। तो अच्छा, हाँ, तो इसका और मतलब है कि घनश्याम जी का जो ये डिसमिस हुआ है, उससे उससे ट्रिगर नाराज है, पॉइंट, बौखला गए। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो ट्रिगर पॉइंट। अभी अच्छा, दूसरा, आप उसमें ना, ये देखिए, अभी जो आंदोलन हुआ कॉकरोच का, वो उनका बिखरा हुआ था, उसमें असामाजिक तत्व घुस गए। इनका बहुत सिस्टमैटिक है, पहले बाकायदा रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये डिमांड्स है, आप पूरी कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ। फिर दिल्ली में पहुंचेंगे, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, पहले जंतर मंतर करेंगे, शिफ्ट ज्यादा होगा तो शिफ्ट करेंगे रामलीला मैदान। मैं भी आऊंगा और सर, मैं भी आऊंगा। और मैं इस आंदोलन को समर्थन करूंगा सर, जम के यस, समर्थन करूंगा। सब लोग आएंगे, हम हाँ, चाहते हैं ऐसा होए। और आप मेरे वर्ड मार्क करना, इनसे कई गुना बड़ा रहेगा, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गाली नहीं, सिर्फ काम की बात। सबके आई कार्ड बनेंगे, सबका बाकायदा नाम ये आएंगे, उनके खाने के, और हर चीज व्हाइट में, रहने की, खाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या नहीं, सरकार को पहले ही बोल देंगे, सरकार का जिम्मेदारी है, हमारे इतने लोग आ रहे, टेंट की, टॉयलेट बाथरूम की सब व्यवस्था करो, चलो खाने। और पीसफुल मार्च। और हम क्लियर है, ये देश हमारा है, हमको इसकी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। हम लॉयर है और कॉमन मैन भी, हमको समर्थन बहुत लोगों से मिल रहा है। मतलब ये इसमें वो भी मुद्दा रहेगा, एसएसआर वॉरियर्स का भी इसमें रहेगा मुद्दा, अपना दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत। तो जस्टिस से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क बनेगा, और सब इंडिया से जो आ रहा है उसको बनाकर, मेन रहेगा ये जेएनजी लॉयर है, यूथ लॉबी, उनके मार्गदर्शक वाले हम, और फिर इनको दिखाएंगे कि डिमांड क्या की जाती है। ये तुम्हारा फिक्स मैच काम का नहीं है कि यार बस 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 हो गया धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। अरे उसमें सॉल्यूशन कहाँ है? कुछ नहीं। सॉल्यूशन तो तब है तब तुम्हारा एजुकेशन का चीफ सेक्रेटरी जेल में जाए। सॉल्यूशन तो तब है कि मतलब जो इसमें इन्वॉल्व थे पहले, जिन्होंने एक्शन नहीं ली, वो इसमें जेल में जाए। बार बार एग्जाम कराना पड़ा तो उन सारे सरकारी अधिकारियों का संपत्ति जब्त करके उससे पैसे की वसूली हो। तो इस तरह से जो लॉ के पॉइंट्स है,
बाद में फिर और एक, अभी सुप्रीम कोर्ट ने री मुलगांवकर में क्लियर बोल दिया कि कोर्ट की नालायकी की वजह से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास कम हो रहा है। बोले कोर्ट क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, कॉमन मैन परेशान हो जाता है। तो तुम्हारा न्यायपालिका, मुझे इतना बताइए, उपाध्याय सर जैसा इतना टॉप का वकील, ये अगर आदमी डिस्करेज हो जाता है तो कॉमन मैन सोच सकता है कंप्लेंट देने की? तो ऐसा डिस्करेज कोर्ट ने माना, ऐसा डिस्करेज करने वाला सिस्टम हटाओ और उसके लिए अच्छा सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम बनाने के दो तरीके हैं, एक सरकार लॉ में अमेंड करे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट अपने गाइडलाइन से नया लॉ बना दे, जैसा डीके बसु के गाइडलाइन दिए, विशाखा के गाइडलाइन दिए, अरनेश कुमार के गाइडलाइन दिए। एक तो हमारी डिमांड ये, अगर जज के खिलाफ कंप्लेंट आई तो उसको सुनने वाले कोर्ट्स अलग, उसका सिस्टम अलग, टाइम बाउंड मैनर में, और जैसा कि अभी जज ने इंसल्ट कर दिया वकील की, वकील को धमकी दे दिया, आरोपी के फेवर में काम कर दिया, तो इसके जो फेयर एंड फास्ट जस्टिस बिल 2016 में हमने ड्राफ्ट करके रखा है, तो ये सारी चीजें बनाई जाएंगी सबको सिस्टमैटिक तरीके से। और देखिए, तूफान जितने जल्दी आता उतने जल्दी गुजर जाता, तो हमको वैसा तूफान नहीं बनना है, हमको एकदम स्लो पेस में, जो लंबे रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, उस तरह से लॉन्ग लास्टिंग सोचकर इसको एक मिशन बनाना है। तो ये मिशन के साथ में काम होने वाला है, कोर कमेटी बन रही है और राष्ट्रीय संविधान समिति भी इसमें रहने वाली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्र निर्माण का नया अभियान शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के कोई अभियान छेड़ रहे हैं जिसमें राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, इसको लेकर के अगर आप जा रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये तो असल आजादी की शुरुआत अब होगी क्या? यस यस यस, अभी हमारे हिसाब से देखिए ये होगा। और दूसरी चीज में, असल आजादी की शुरुआत तो सही में यही होगी, कॉमन मैन का जो वहां देखो स्पीच करते समय कैसे बातें करते मालूम है क्या? जस्टिस रमन्ना रिटायर्ड हो रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो बोले ये देश में सही मायने में ये माना जाएगा कि जब इस देश का आखिरी कोने में बैठा हुआ गरीब इंसान उस तक न्याय पहुंचे, वो कभी जिंदगी में नहीं पहुंचने वाला तुम्हारे इसमें। तो भाषणबाजी चलते रहती है। हाँ। और घनश्याम उपाध्याय जी जाते हैं 3 मिनट में, 3 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में सल्टा दिया। नहीं, अब वही तो बता रहा हूँ, इसमें अभी हम सिस्टमैटिक करने वाले हैं। और दूसरा, आपको मैं इसका एंड नोट पे एक अच्छा जोक बताता हूँ। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपने स्पीच में बोला था, भंडारी जी, क्या नाम उनका एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। उन्होंने स्पीच में बोला, जजेस वगैरह सब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा देखिए, एक आदमी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा कि मुझे कान का और आंखी का एक ज्वाइंट एक्सपर्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला ऐसा नहीं रहता है, ENT रहता है और आंखी का अलग रहता है, पर तुमको ऐसा ज्वाइंट क्यों चाहिए? नहीं, बोले मैं ना एक कोर्ट का एक लिटिजेंट हूं, तो मुझे कोर्ट में ना जो मैं पढ़ रहा हूं, वो जो मैं देख रहा हूं, वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जो सुन रहा हूं वो मैं देख नहीं पा रहा हूं। बोले जो केस लॉ है ये किताबों में है, स्पीच में है, कोर्ट में कुछ नहीं दिख रहा है। तो घनश्याम जी, अब आप फाइनल कमेंट करें सर, मैं क्लोज करूंगा फिर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आप लोग, इसका मतलब आप अभियान शुरुआत करके ही मानेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अपने पास उसकी आप सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरना, जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं आप? ये तो मैं देखिए कितने कम से कम 3-4 सालों से मैं लोगों को बोला, नीलेश को मैंने बोला था, कुछ बोला था मैंने कि देखो एक ही ये सभ्य भाषा लेटर लिखना, पिटीशन फाइल करने वाली इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, ये इतने मतलब मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि इनको मतलब आप केवल इस करंट सिस्टम से इनको सही करें तो आपके हजारों रोज डिसमिस करेंगे, बेशरम हो गए। क्या होता है देखिए, आदमी जब लाज है या शर्म रहती तो आदमी कुछ करता है, इनके पास इनको डर है ना लाज है या शर्म है, दो चीज से आदमी काम करता है, सही बता दूं।
या तो खुद का कॉन्शियस सही रहे, धर्म का सही रहे, ईमानदारी रहे, या तो आदमी का लज्जा रहे, या तो उसको डर रहे। इनके पास तीनों खत्म है। इनके अंदर कोई इनकी अंतरात्मा नहीं है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं, बता दूं आपको। इनको कोई डर नहीं है। इनको पता है कानून देश का ऐसा है, हमारे देश में इनको ऐसा इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, अपने लिए कवच बना लिया, इनका कुछ नहीं हो सकता, सरकार कुछ करेगी नहीं। और इनको जो है लज्जा भी नहीं है। एक लज्जा था, उससे डरते थे लोग। आज 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी में लज्जा नाम की कोई चीज थी? बता दो, जरा से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था, कोई वकील बोलता था रिक्यूजल का, तुरंत जज रिक्यूजल कर देता था। आज तो रिक्यूजल की बात कर दो, आपको पूरा कंटेम्प्ट कर देगा। मैं ऐसे से जजेस बताऊंगा जहां पे जजेस लोग का डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, मैटर डिसाइड किए हैं ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी। ऐसा हुआ है कि बेटा और वकील दोनों, जो जज है वो और जो वकील आर्गूमेंट कर रहा है, दोनों एक ही चैम्बर में रहे हैं। जज का बाप के यहाँ दोनों काम किए हैं। जज जो मैं हूँ, मैं वकील हूँ, और हमारे पिताजी, आप जज हैं, आपके पिताजी जज रहे हैं, आप भी वहां काम किया, मैं भी वहां काम किया हूँ, और बाद में जज बन रहे, आप जज बन रहे हैं, तो आपके पास सामने आकर मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ। ऐसे केसेस यहाँ पे होते हैं, बताते। इसीलिए आप देखिए मेरे लेटर में अरे मैंने 100% ट्रांसफर हमने क्यों बोला, इसीलिए हमने बोला। तो ये तीनों चीज खत्म हो गई है, तो आपके पास रास्ता क्या बचा? सीधा प्रोटेस्ट के अलावा रोड पे आने, सड़क पे आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। जब तक ये होगा नहीं, सुधरने वाले नहीं बता। चलिए, बहुत बहुत, हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट, देखिए हाँ मैं पहले एक बात क्लियर करता हूं। अभी भी उपाध्याय जी का जो गुस्सा है, ये सब उन करप्ट और एरोगेंट जजेस के लिए है। अभी भी कई जजेस अच्छे हैं, जिसके वजह से न्यायपालिका में लोगों का विश्वास है, जो भी जितना भी विश्वास है। लेकिन जो कितना जो परसेंट है? मेजोरिटी, हाँ अभी कितना परसेंट ऐसा नहीं बोल सकते, कम कम है, कम है, बहुत कम है नीलेश जी, कम है। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, हाँ, पर बहुत बट है नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। लेकिन सुनो, उनको भी इनकरेज करना जरूरी है ना। वो बेचारे डिस्करेज नहीं होने चाहिए कि हम तो हाँ, अच्छा करके भी हमको बातें सुनना पड़ रही ना। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल जजेस ठीक। अच्छे, लेकिन लेकिन है अभी जो कह रहे वो है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना अपने ऑर्डर में, तो क्या है। ठीक, चलिए ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामना। और मैं आपको अभी वचन देता हूं, ऑन एयर वचन देता हूं कि मैं आपकी इस अभियान में पूरी तरह से शामिल हूं और पूरी लड़ाई में भी शामिल रहूंगा। मैं भी आऊंगा मुंबई, मैं भी दिल्ली में आऊंगा, जहां आप कहेंगे मैं वहां आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया यस सर। घनश्याम, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी और एडवोकेट नीलेश ओझा जी। उम्मीद है हमारी जुडिशरी आंदोलन के पहले सतर्क हो जाएगी, सरकार सतर्क हो जाएगी, क्योंकि ये देश अपना है। राष्ट्र से कोई समझौता नहीं, न्याय से कोई समझौता नहीं, सत्य से कोई समझौता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।